हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो यार इस वीडियो की बात तो हम लोग ज़रूर करेंगे, लेकिन यार एक इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है मार्केट में। अगर आप लोगों ने नोटिस करा होगा ये चीज़ कि काफ़ी टाइम से आईपीओ नहीं थे। अभी अचानक पिछले 2-3 हफ्तों से इतने ज़्यादा आईपीओ आ गए कि कन्फ्यूजन हो गया है कि भाई कौन से आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए, कौन से आईपीओ में पैसे नहीं लगाने चाहिए। कभी कभी तो ये हो जा रहा है कि भाई 3-4 आईपीओ एक नंबर है और उसके बाद उसके लिए हम लोग के पास फंड्स नहीं है। और कभी कभी ऐसा हो जा रहा है कि ये आईपीओ अभी आ जाएगा, उसके अगले हफ्ते दूसरा एक आईपीओ आ रहा है। तो क्या उसके पैसे हम लोग को मतलब अगले आईपीओ के लिए पैसे रिलीज होंगे, नहीं होंगे, अलॉटमेंट मिलेगी। यार एक आईपीओ अच्छा है, इसके अंदर लगा देता हूँ, बट इसके अंदर वो सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होगा। दूसरा आईपीओ ठीक ठाक है, इसके अंदर सब्सक्रिप्शन कम होगा बट इसके अंदर लिस्टिंग गेंस भी कम मिलेगी। ऐसे बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है। क्या आपको भी ये कन्फ्यूजन हो रहा है? अगर हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहा हूँ। इतने ज़्यादा आईपीओ के वीडियोस मैंने डाल दिए पिछले 2-3 हफ्तों में कि यार मुझे ही मतलब ऐसा हो गया कि कितने कौन से आईपीओ में पैसे लगाओ, या लगाओ भी या नहीं लगाओ। समझ रहे हो? तो वैसा हो गया। बाय द वे सारे आईपीओ के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है चैनल पर, आप वो जाके देख सकते हो। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, वो मेन बोर्ड आईपीओज़ के ही रिव्यूज़ है, एनालिसिस है। कोई भी एसएमई आईपीओ का मैंने एनालिसिस नहीं करा है। तो चलिए गाइस, ये वीडियो फाइनली शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्रिजैक लिमिटेड कंपनी का आईपीओ एनालिसिस। ठीक है, अभी ये आईपीओ शुरू कब होगा हम लोग चलो देखते हैं। तो ये आईपीओ शुरू होगा 2 जुलाई को। अगर आज के दिन पे आप ये वीडियो देखोगे, जो कि है 30 जून को, फ्राइडे तक ये आईपीओ चलेगा, 4 जुलाई तक। अलॉटमेंट होगी 7 तारीख को, 8 तारीख को रिफंड और डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, और 9 तारीख के लिस्टिंग हो जाएगी आईपीओ की। ₹2 की फेस वैल्यू पर आ रहा है, यानी कि प्री स्प्लिट है। अब ये फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, वो सब अगर आपको नहीं समझता है, बोनस शेयर, इशू शेयर, वो सब, तो उसके ऊपर आप कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली एक वीडियो बना के लेके आ जाऊंगा। प्राइस बैंड अगर आप देखोगे तो 233 से लेकर 245 तक का है। अगर अप्लाई करना है तो 245 पर ही अप्लाई करेंगे। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि ये कोई भी एक स्पेसिफिक आईपीओ ले लो, एक्स वाई जी आईपीओ ले लो, अगर ये आईपीओ अंडर सब्सक्राइब है, तो क्या मैं इसके लोअर बैंड पे या कोई दूसरे अमाउंट डाल के जो अपर बैंड की नहीं हो, मान लो जैसे इसके 245 का है, तो क्या मैं 245 पे अप्लाई करूँ? मत करना, क्योंकि तभी भी आपको आईपीओ मिलेगा नहीं, मतलब अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, बहुत कम चांसेस है मिलने की, क्योंकि वो फिर वो डे 3 वो जो लास्ट डेट था तब तक वो कहीं ना कहीं सब्सक्राइब हो जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम लोग देखेंगे तो लॉट साइज 61 शेयर्स का लॉट साइज है। अभी इसके अंदर सबसे ज़्यादा बुरी बात मुझे क्या लगी, ये है कि ऑफर फॉर सेल है पूरा का पूरा 100%। ठीक है, अभी ये देखो, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंपनी को अपने नए शेयर्स इशू करने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसके पहले भी मैंने एक दो आईपीओ मैंने रिव्यू करे थे, जिसके अंदर 100% ओएफएस था, यानी ऑफर फॉर सेल था। तभी भी मैंने बताया था कि ये आईपीओ अप्लाई करने लायक है, कंपनी इन्वेस्टेबल है। ठीक है, तो मैं हमेशा जैसे बताता हूँ कि कभी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने के टाइम पे हम लोग को ये चीज़ देखना चाहिए, क्या आप एज अ कंपनी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेबल रह सकते हो या नहीं रह सकते हो, वो चीज़ का ध्यान देना चाहिए। बट सिर्फ आईपीओ को अगर मैं कंसिडर करूँ तो उसके हिसाब से मुझे ये चीज़ इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। खैर, 860 करोड़ का टोटल इशू साइज है, और जो कि पूरा का पूरा ओएफएस है, जो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है, अभी ये लोग कहते हैं कि क्यूआईबी को ये लोग देंगे 50%, रिटेल को देंगे 35% और एचएनआई को देंगे 15%। रिटेल कैटेगरी में आप एक लॉट आपको आएगा 14,945 रुपये, लगभग 15,000 ही हो गए, और आप मैक्सिमम 13 लॉट ले सकते हो। जैसे आपकी एप्लीकेशन 2 लाख के ऊपर की आ जाएगी, वैसे ही आप एचएनआई कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, बाय द वे रिटेल कैटेगरी, एचएनआई कैटेगरी, किसके लिए भी आपको कुछ भी ये देने की ज़रूरत नहीं है, क्या बोलते हैं, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, प्रमोटर के पास ही पूरा का पूरा 100% जो भी ये कंपनी है, यानी कि ये कहीं ना कहीं हम लोग इसको बोल सकते हैं डेट फ्री कंपनी है या बूट स्ट्रैप्ड है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। और अभी ऑब्वियसली बेचने के बाद फिर 75-85% जो भी सेबी का क्राइटेरिया है वो उस हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, अब ये कंपनी करती क्या है? ठीक है, तो कंपनी का सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। अगर आप देखोगे 2011 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। अभी जिस किसी को भी, ठीक है, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट है और आपको पढ़ने लिखने की मतलब और आगे हायर स्टडीज़ करनी है, और आपको हायर स्टडीज़ इंडिया में नहीं करनी जबकि बाहर गाँव जाके करनी है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया,
ये सब जगह अगर आपको स्टडीज़ आपकी हायर स्टडीज़ करनी है तो इसके लिए ये लोग रिक्रूटमेंट करते हैं। ठीक है, ये लोग का सिंपल बिजनेस मॉडल है यहाँ पर। ठीक है, अभी ये लोग ने यहाँ पर कहा है कि फॉर द 6 मंथ्स एंडेड सितंबर 2024, और फिर 2023 2022 ये सब का ये लोग ने डेटा दिया है यहाँ पर। ये लोग ने 75 कंट्रीज़ में, इसको इधर से हटा देता हूँ, 75 कंट्रीज़ में ये लोग के एजेंट्स है, जो ये लोग का मतलब ये कराते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी एनरोल कराते हैं स्टूडेंट्स लोग को। और ये लोग का एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये लोग ऐसा बता रहे हैं। अभी ये लोग ने कितने स्टूडेंट लोग को एनरोल करवाया है? 5.95 लाख स्टूडेंट, 135 ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, यानी कि लगभग 6 लाख स्टूडेंट्स को ये लोग ने एनरोल कराया है 135 ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, अभी ये लोग के पास एजेंट है 7,900 एजेंट है ये लोग के पास, जो ये लोग के लिए काम करते हैं। और उसके ऊपर अगर हम लोग देखेंगे एक्टिव एजेंट्स जो है ये 1524 है, जो कि इंडिया में, और 40% एक्टिव एजेंट्स जो ये लोग के ये है वो है 25 कंट्री में 1008 एजेंट्स है। ठीक है, जो कि कौन से कंट्रीज में? यूनाइटेड किंगडम है, नाइजीरिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, कैमरून, गाना, केन्या, वियतनाम, कनाडा एंड इजिप्ट, ये सब जगह ये लोग के क्या बोलते हैं एजेंट्स है। और उसके बाद ये लोग के कंसल्टेंट्स भी है। देखो एजेंट्स का काम क्या होता है कि बीच का मीडिएटर, दलाल जैसे समझो। जब आप घर खरीदने जाते हो तो बीच में एक ब्रोकर रहता है। ठीक है, वो आपको बताता है कि भाई ये एरिया में घर अच्छा है, वो एरिया में ये घर है, इसका रेंट ये है, इसका भाड़ा और डिपॉजिट वो सब जो भी होता है वो सब ये सब कुछ बताता है। करेक्ट, तो वो एजेंट हो गया। कंसल्टेंट ये होता है कि क्या आपको आपको करना क्या है, पहले आप वो बताओ। तो अगर आप बताओगे कि ठीक है मुझे एमबीए करना है, मुझे ये फर्दर स्टडीज़ करनी है, तो उसके बाद वो बताएगा ठीक है फिर तो आपके लिए ये वाला कॉलेज अच्छा होना चाहिए, या ये वाला इंस्टीट्यूशन अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आपको एडिशनली ये कोर्स करना चाहिए, XYZ। तो वो कंसल्टेंट्स होते हैं। तो ये लोग के मल्टीपल कंसल्टेंट्स भी है, और कंपनी के जो टीम है 329 एम्प्लॉयज़ और 10 कंसल्टेंट्स है विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन द इंटरनेशनल एजुकेशन लैंडस्केप। अभी अगर आप कंसल्टेंट की बात करोगे तो कंसल्टेंट ये लोग की ये 3-4 जगह है, जो कि है चाइना, गाना, केन्या और कैमरून। ठीक है, तो फिलहाल तो ठीक ठाक सा लग रहा है। मेन बात करते हैं पैसे की, कि भाई कितने पैसे कमा रहे हो, क्या कुछ बचा रहे हो, नहीं बचा रहे हो, लॉस मेकिंग और प्रॉफिट मेकिंग हो, सब देख लेते हैं। तो अच्छी बात तो ये है 2023 फुल ईयर, 24 फुल ईयर, 25 फुल ईयर, तीनों साल का पूरा पूरा डेटा है। अगर आप ये डेटा पढ़ने से पहले अगर आप ऊपर देखोगे तो समझ में आएगा कि ये लोग का 16% का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, और पैट 29% का इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू 24 और 25 में। ठीक है, तो अगर एसेट्स की बात करेंगे तो 305 करोड़ के एसेट्स, 590 और फिर 880 करोड़ के एसेट्स। तो डेफिनेटली एसेट्स में लगभग ये लोग 250-300 करोड़ तो जोड़ रहे हैं हर साल। तो ग्रोथ तो अच्छी है, यहाँ से यहाँ में ही 3 गुना एसेट्स हो गए हैं। रेवेन्यू की बात करेंगे तो 518 करोड़ का रेवेन्यू, फिर 764 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 885 करोड़ का रेवेन्यू। तो यहाँ से यहाँ में रेवेन्यू में इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है जितना यहाँ से यहाँ में है। 2023 से 2024 में ज़्यादा अच्छा ग्रोथ था, बट 2024 से 2025 में उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं आया है। ठीक है, बट एज लॉन्ग एज बढ़ रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 112 करोड़ का प्रॉफिट निकला इस 517 518 के रेवेन्यू पर। मतलब मोटा मोटी 20% के आसपास का ये लोग का ये था, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट मार्जिन था। अभी यहाँ पर 764 करोड़ में 120 करोड़ भी नहीं कर पाए, तो यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन डेफिनेटली ये लोग का डिप हो गया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये लगभग 15% के आसपास होगा, 15-16% के आसपास होगा। ठीक है, और यहाँ पर 885 करोड़ में 160 करोड़ भी नहीं कर पाए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी ये रेवेन्यू कम होता हुआ दिख रहा है। तो जो रेवेन्यू नहीं, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डेफिनेटली घट चुका है। ये बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पर 20% था 2023 में, वहाँ पर 15-16% के आसपास आ गया है। ठीक है, अभी अगर हम लोग इबिट्टा देखेंगे तो 107 करोड़ का इबिट्टा, फिर 72 करोड़ का इबिट्टा, और उसके बाद 212 करोड़ का इबिट्टा। तो डेफिनेटली यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट का कुछ ना कुछ मसला हुआ रहेगा, जिसकी वजह से इबिट्टा इतना कम हो गया है। ठीक है, अभी अगर हम लोग और एक चीज़ की बात करेंगे टोटल बोरिंग की, तो 0.08 0.08 0.08। ठीक है, यानी कि डेफिनेटली ये लोग ने बहुत ही कम बोरिंग ली है, मतलब इसको हम लोग बोरिंग कंसिडर भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अभी अगर मुझे कुछ कुछ चीज़ें क्या अच्छी लगी कि एसेट्स में लोग का ग्रोथ आया है, रेवेन्यू ठीक ठाक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा सा डिप हुआ है बट ठीक ठाक है, मतलब इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं कहूँगा। और सबसे बेस्ट तो ये लोग का बोरिंग है, जो कि ना के बराबर ही है। तो फिलहाल तो कंपनी ठीक ठाक लग रही है।
अभी चलिए हम लोग और कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4,300 करोड़ के आसपास, ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, जो कि केपीआई के नंबर्स, ठीक है। तो आर अगर हम लोग देखेंगे 30% का आर है, आर ओ सी ई 40% का। भाई एक नंबर, जो ये नंबर दिख रहा है ना, एक नंबर है। मतलब बहुत ही कम कंपनी होती है जिन लोग का आर ओ सी इतना अच्छा होता है। और डेफिनेटली एक अच्छी बात यह है कि बोरोइंग्स बिल्कुल भी नहीं है ये लोग के पास। तो डेट फ्री कंपनी, आर ओ सी बहुत ही अच्छा है ये, ठीक है। अगर हम लोग पैट मार्जिन की बात करेंगे, हम लोग तो 15-16 कैलकुलेट कर रहे थे मतलब अंदाजे से, बट अगर एक्चुअल पैट मार्जिन देखेंगे तो 17.28 का है, ठीक है। बाय द वे आर और आर दोनों के ऊपर चैनल पे एक वीडियो है, आप वो जाके देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया है मैंने, आपको और इजीली समझ में आ जाएगा कि आर और आर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक मेट्रिक हो जाता है। इबिट्टा की बात करेंगे तो 25% का इबिट्टा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। और उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 8.48 है। 8.5 का बुक वैल्यू थोड़ा ज़्यादा लगता है मुझे, बट कोई कोई इंडस्ट्री में हो जाता। अभी सच कहो तो मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता है, बट ठीक है। मतलब जैसे ही मार्केट में मतलब लिस्ट हो जाएगा उसके बाद कहीं ना कहीं शायद इसको मार्केट खुद ही फेयर वैल्यू पे लेके आ जाएगा, बट मेरे हिसाब से तो मुझे अभी भी ये थोड़ा सा हाई लग रहा है। ईपीएस की बात करेंगे तो 8.74 का ईपीएस है प्री आईपीओ। पोस्ट आईपीओ भी उतना ही होगा क्योंकि नए शेयर्स इशू नहीं हो रहे, करेक्ट। और प्री आईपीओ पीई रेशियो की बात करेंगे तो 28 का है, पोस्ट आईपीओ भी उतना ही होगा। तो क्योंकि अगेन नए शेयर्स इशू नहीं हो रहे, तो इस बात का भी हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। अभी अगर हम लोग चलिए ये देख लेते हैं कि पीयर कंपैरिजन, कोई इसके पीयर है क्या। तो पीई रेशियो और पीबी रेशियो दोनों के ऊपर बाय द वे चैनल पर वीडियो है, आप वो भी जाके देख सकते हो। मुझे तो पीई रेशियो पीबी रेशियो थोड़ा सा मतलब पीबी रेशियो थोड़ा ओवर वैल्यूड लग रहा है और पीई रेशियो फेयरली वैल्यूड लग रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। इंडिया मार्ट, इंटरमेश है और आईईएल एजुकेशन है, ठीक है। अभी ईपीएस में तो इसका अच्छा है, इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब इससे 10-11 गुना ज़्यादा अच्छा है। और ये तो छोड़ ही दो, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका ईपीएस कम है, ठीक है। पीई रेशियो की बात करेंगे तो ये 28 का कुछ था, तो 28-27 आसपास में ही है, बट इसका पीई रेशियो 7 का है। बट देखो मैं हमेशा ये भी बताता हूँ, जो मैंने पीई रेशियो वाला वीडियो बनाया ना, आप वो अगर जाके देखोगे तो उसमें समझ में आएगा कि ज़रूरी नहीं है कि पीई रेशियो कम है तो कंपनी अच्छी ही होगी, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बार कैसा होता है कि पीई रेशियो देने के मतलब उतना प्राइस देने के लिए इन्वेस्टर्स होने चाहिए आपके पास, करेक्ट। अभी इन्वेस्टर्स उसको उसका जो प्राइस है वही सिर्फ 7 गुना लगा रहे हैं, तो मतलब इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी नहीं है कहीं ना कहीं, समझ रहे हो। तो इसके लिए भी पीई रेशियो काफ़ी कंपनियों का कम रहता है। अभी जीएमपी की बात कर लेते हैं। जो लोग को जीएमपी या ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना होता है कि भाई हम लोग को लिस्टिंग पे लिस्टिंग गेंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो अभी तक का जो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो है ज़ीरो, ठीक है। आप देखोगे इसका लिस्टिंग अगर आपको होती है, जो अभी तक आज तक का 30 जून तक का मंडे को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 30 जून तक का अगर हम लोग लिस्टिंग गेंस के हिसाब से देखेंगे तो 1 रुपये का भी आपको लिस्टिंग गेंस का फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए अब लिस्टिंग गेंस तो देखो आज शायद 100 रुपये बता दे, पर जब तक लिस्ट हो जाएगा तब तक वो वापस कम हो जाएगा। तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से हम लोग को नहीं देखना है। आपको क्या लगता है कि कंपनी के लॉन्ग टर्म में आपको लगता है कि क्या ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट्स निकाल के देगी? अभी देखो मुझे इसके अंदर ना कुछ कुछ चैलेंजेस लगते हैं, ठीक है। देखो अच्छी बात यह है कि डेफिनेटली एजुकेशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो शायद ही कभी मतलब बंद होगी, क्योंकि ये लोग तो ऐसा नहीं कि ये लोग खुद का स्कूल खोल के बैठे हैं, करेक्ट, स्कूल या कॉलेज। ये लोग तो टाई अप करा रहे हैं। अभी डेफिनेटली जो यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, जिधर भी ये लोग का जो टाई अप है, ये लोग उधर अगर स्टूडेंट्स लोग को भेज रहे, उधर अगर किसी को एआई भले से पढ़ना है, सब लोग अगर कह रहे हैं कि एआई फ्यूचर है, तो कोई ना कोई कॉलेज उधर एआई के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ाता होगा, तो ये लोग उस कॉलेज में स्टूडेंट्स लोग को भेज सकते हैं। ये लोग का बिजनेस कुछ इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट फ़र्क किधर पड़ेगा मालूम है क्या, मैं बताता हूँ। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया कि भाई सबसे पहले हम लोग अब जो ये लोग जो अपने देशवासी है वो लोग को ये लोग ये करेंगे, क्या बोलते हैं, पहला प्रायोरिटी देंगे कि भाई पहले यूएस के स्टूडेंट लोग को हम लोग हायर करेंगे, एनरोल करवाएंगे, और उसके बाद ही फिर बाहर गांव के स्टूडेंट्स लोग को लेंगे। तो वो सबसे बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अभी तो चलो ये लोग तो यूएस में तो इतना वो नहीं कर रहे, तो वो अच्छी बात है कि ये लोग के बिजनेस को इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। बट इवेंचुअली अगर मान लो यूके ने या कनाडा ने
ने कर दिया ऐसा चीज़, या ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया, तो ये लोग को बहुत ही ज़्यादा इश्यूज हो जाएंगे कि भाई अगर यूएस यूके ने सॉरी बोल दिया, या ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया, या कनाडा ने बोल दिया कि पहले तो हम लोग हमारे देशवासी के जो स्टूडेंट है, देश के जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग को ही पहले इनरोल करवाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो भी अब बाहर गाँव के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग को हम लोग बाद में देखेंगे। तो उस हिसाब से फिर दिक्कत हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या मालूम है क्या, कि आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी आजकल ऑनलाइन का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि वो लोग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो बच जाता है। ठीक है। वो लोग के बहुत सारे कॉस्ट कटिंग वाले भी जो फंडामेंटल्स के हिसाब से जो दिखते हैं वो लोग वो कम कर देते हैं, करेक्ट। काफ़ी ज़्यादा ये सब ऑनलाइन स्टडीज़ भी हो रही है, और काफ़ी लोग तो अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, यूके कनाडा वो सब जाना, तो वही कॉलेजेस वो लोग क्या करते हैं कि ठीक है, तुमको हमारे कैंपस में आके नहीं पढ़ना है, तुम ऑनलाइन स्टडीज़ कर लो। फीस मान लो जैसे 5 लाख होती होगी 1 साल की, तो लोग कम करके 3 लाख करते रहेंगे। अभी 5 लाख से बेटर तो 3 लाख है ना, मुझे पढ़ाई तो वही मिल रही, उसी कॉलेज की मिल रही, मुझे डिग्री पे तो वही नाम मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस, काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस ऐसे ऐसे पैतरे भी आजमा रहे हैं। ऑब्वियसली इसको मैं ट्रिक मतलब क्या कहते हैं उसको, मैं स्कैम वैम कुछ नहीं कहूँगा, ऑब्वियसली वो तो लेजिट तरीका है, क्योंकि वो लोग तो पढ़ा ही रहे, वो लोग तो लोग का काम कर रहे हैं, सिर्फ ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन कर रहे हैं। बट अगर ये चीज़ ज़्यादा होगी इन फ्यूचर, जो मुझे लगता है होगी, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं कि अपने देश से दूर जाके या उतना पैसा इन्वेस्ट करके उसके बाद न जाए। सबको यही चाहिए कि हम लोग अपने जिधर भी है अपने कंफर्ट जोन में रहे, और उसके बाद घर से बैठ के ही पढ़ाई कर ले, ठीक है। तो वो एक चीज़ मैंने नोटिस करा है, काफ़ी ज़्यादा वो ट्रेंड में चल रहा है। और जैसे वर्क फ्रॉम होम हुआ था, वैसे ही स्टडी फ्रॉम होम का कल्चर भी इवेंचुअली आ रहा है। मतलब थोड़ा बहुत तो आ गया, बट इवेंचुअली ये और बढ़ेगा, मुझे ऐसा लगता है इन फ्यूचर में। तो यहाँ पर इस कंपनी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा घाटा हो सकता है। अगर जैसे कि ये लोग ने इसके अंदर ये कहा है कि प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, अगर ये लोग का वही ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए अगर ये लोग कर पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ पर किधर भी ऑनलाइन स्टडीज़ के बारे में ये लोग ने नहीं बताया है। जितना मुझे समझ में आ रहा है ये ऑफलाइन स्टडीज़ के लिए है, कि आपको यूके में जाके यूके के कॉलेज में जाके पढ़ना होगा, या कनाडा में जो भी है, आप घर बैठे बैठे उन कॉलेजेस में एनरोल कर सकते हो ये लोग के थ्रू। अगर वो कर सकते तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, फिर ये लोग का बिजनेस इन फ्यूचर बहुत ही अच्छा चल सकता है। बट अगर वो ऑनलाइन वाली चीज़ नहीं है तो कहीं ना कहीं ये लोग को डेफिनेटली इन फ्यूचर में थोड़े बहुत दिक्कतें आ सकती है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ नहीं करने वाला हूँ, देखो अच्छी बात यह है आईपीओ के हिसाब से, कि जितने भी पिछले आईपीओस थे हमारे, उन सारे आईपीओस के जो भी पैसे थे वो रिलीज़ हो जाएंगे इस आईपीओ के, जिसको भी अलॉटमेंट नहीं मिली है वो आईपीओस के पैसे इसके अंदर रिलीज़ हो जाएंगे। तो डेफिनेटली इसके अंदर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन होगा मेरे हिसाब से। 5 to 8 टाइम्स, 5 to 6 टाइम्स के आसपास इसका सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। लिस्टिंग गेंस तो ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया जीएमपी के हिसाब से, तो लिस्टिंग गेंस बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं। तो डेफिनेटली देखो, मैं इसके अंदर एक लॉट कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मुझे इतना कन्विक्शन नहीं आ रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा सा मार्केट में क्या बोलते हैं, और मतलब इसका प्रेजेंस आएगा, मतलब टेक्निकल चार्ट्स देखेंगे हम लोग, फंडामेंटल्स देखेंगे, तब कहीं ना कहीं मैं एक बार सोच सकता हूँ अच्छे से इन्वेस्ट करने का। बट अभी मुझे ये इतना ज़्यादा इन्वेस्टेबल नहीं लग रहा है सच कहूँ तो। बट अगर जो 3rd डे तक है, यानी कि 4 जुलाई तक का, अगर मैं और थोड़ा रिसर्च करके अगर मुझे कुछ ऐसा लगता है कि भाई ये मतलब फ्यूचर प्रूफ है थोड़ा बहुत, और मुझे कुछ ना कुछ, मैं जो भी 14-15 हज़ार रुपये डालूंगा, क्योंकि एक एक लॉट का ही सोच रहा हूँ, तो 15 हज़ार का क्या है, मुझे 20-25 हज़ार 30 हज़ार करके देगा या नहीं देगा, तब तक मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल अगर आप मुझसे पूछोगे आज के दिन पे, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी मेरे लिए इतना ज़्यादा इन्वेस्टेबल नहीं है। थोड़ा सा टिल टू मतलब 40% हाँ और 60% ना, वैसा चल रहा है। बट 4 जुलाई को जब तक आईपीओ क्लोज होगा तब तक अगर मैं थोड़ी बहुत और रिसर्च करके कहीं ना कहीं शायद कर भी सकता हूँ या नहीं भी कर सकता हूँ। बट आप क्या करोगे वो कमेंट करके ज़रूर बता देना कि क्या आपको लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी नहीं करेगी, आईपीओ में अप्लाई करोगे या नहीं करोगे, ज़रूर कमेंट करके बताना। क्या आपको कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, ज़रूर कमेंट करके बताना। क्या आपको ये जानना है कि इतने सारे आईपीओस क्यों आ रहे हैं और आईपीओस बीच में आना बंद क्यों हो गए थे, ये भी अगर जानना है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर ये जानना है तो उसके लिए भी डेफिनेटली कमेंट कर देना आईपीओ करके, तो वो भी मैं वीडियो ज़रूर लेके आ जाऊँगा। बाय द वे गाइज, आई होप आप लोगों को भी वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर दबा देना, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।